देखिए, जो मेन डिफरेंस है एडवोकेट और लॉयर में वो ये है कि आप एक जब अपनी ग्रेजुएट करते हैं, आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं, जैसे आपने अपनी लॉ ग्रेजुएशन की, तो कुछ लोग उसमें एनरोल्ड होंगे, कुछ लोग आपके प्रैक्टिस में नहीं आएंगे। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं आ रहे, सिर्फ आपने ग्रेजुएशन करी, लॉ ग्रेजुएशन की, LLB कर लिया आपने, तो तब आप एक लीगल एडवाइज़र हैं एक तरीके से। आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है, तो उस स्थिति में आप एक लॉयर कहलाएंगे, सिर्फ कि ये एक लॉयर है, एडवोकेट बनने। आप एडवोकेट तब बनते हैं जब आप बार काउंसिल का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। उसके बाद आप एडवोकेट एक्ट के अंदर आ जाएंगे। 1961 जो एडवोकेट एक्ट है वो हमको एज ए प्रैक्टिस करने का लाइसेंस देता है। जब आपको बस लाइसेंस आ जाएगा तब आप एडवोकेट कहलाओगे। एडवोकेट का मतलब आप वकालत कर सकते हो अपने वकील की, वरना उसके अलावा लॉयर हो, आप एक लीगल एडवाइजर हो। लॉयर मतलब एक लीगल एडवाइजर, नॉट मीन अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो आने वाले 5 साल ना लॉ में कम होने वाला है कि आपका लॉयर्स कम होंगे, ना आपका ये कि उसमें प्रैक्टिकल व्यू कम होगा। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें बढ़ेगी। बट आपको अगर एज ए यंग जनरेशन लॉयर है तो कोशिश करनी चाहिए आपको सिविल क्रिमिनल, इससे ज़्यादा आपको साइबर क्राइम की तरफ जाना चाहिए। आप उसमें भी अपने आप को प्रैक्टिस अपना कर सकते हैं कि मेरे को उस फील्ड में जाना है, उसमें आप कोशिश कीजिए कि मैं उसी में इन्वॉल्व रहूँ। एक टाइम था जब लॉ पढ़ने का मतलब था जस्टिस, इक्वालिटी और ट्रस्ट के लिए खड़ा रहना। लेकिन 2025 में क्या वो सपना अभी भी जिंदा है, या फिर लॉ सिर्फ 9 से 9 की जॉब बनकर रह चुका है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग देश में 1.3 मिलियन से ज्यादा एडवोकेट रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सर्वे बताते हैं कि 60% से ज्यादा नए लॉयर्स सिर्फ 5 साल के अंदर लिटिगेशन छोड़ देते हैं। रीजन, लॉ पे एंड बर्नआउट। आज हम बात करेंगे इसी गैप के बारे में, आइडियलिज्म और रियलिटी के बीच के गैप पर। हमारे साथ हैं एडवोकेट हिमांशु, जिन्होंने सिस्टम के दोनों साइड्स देखे हैं। Hello Himanshu. हेलो मैम। Please introduce yourself to our audience. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको धन्यवाद मैम, मुझे यहाँ पॉडकास्ट में बुलाने के लिए और मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे पाऊँ। मेरा नाम है एडवोकेट हिमांशु माटा। मैं लास्ट 10 साल से लीगल फील्ड में हूँ एंड मैं प्रैक्टिस करता हूँ ऑल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में एंड डिफरेंट स्टेट्स में एंड सुप्रीम कोर्ट में। मेरी लीगल जर्नी है पिछले 10 साल से, मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। मैंने अपनी लॉ करी 2019 में कंप्लीट, उसके बाद मैंने 3 इयर्स तक, देन 2019 से 22 तक मैंने अपने सीनियर्स के साथ वर्क सीखा। देन आफ्टर 2022 आई हैव बीन वर्किंग एज ए इंडिपेंडेंट लॉयर। तब से मैं इंडिपेंडेंट लॉयर हूँ, और जब आप इंडिपेंडेंट लॉयर बनते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हिमांशु, जब आपने लॉ शुरू किया जी मैम। तो उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी? मैम, उसके पीछे इंस्पिरेशन ये थी, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, देन मेरे किसी नोन के ऊपर कोई क्रिमिनल केस हुआ था, एक रेप का केस। वो एक फॉल्स फॉर्ज केस था, तो उनके ऊपर तब मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, फॉल्स या फॉर्ज केस है, बट लिटिल बिट मुझे पता था कि केस क्या है क्या नहीं है। तो उस चीज़ ने मुझे इंस्पायर करा। तब मुझे रिग्रेट था उस समय कि मैं एक अगर लॉयर होता, कुछ होता, तो मैं शायद उनके लिए कुछ अच्छा कर पाता। तो उस चीज़ ने मुझे इंस्पायर करा जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, और मेरा ये था कि मैं आफ्टर कंप्लीट माई स्कूल एजुकेशन मैं लॉयर ही बनूंगा। बिकॉज मेरे को लगता था कि जस्टिस में कहीं ना कहीं कमी है कि जो उनके साथ हुआ, क्योंकि उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, सब कुछ किया, तो जो नहीं होना चाहिए था, पहले इंक्वायरी होनी चाहिए तब सब कुछ होया। क्योंकि स्कूल में था, इतनी नॉलेज तो थी सबकी और केसेस के बारे में पता चल गया था। तो उस चीज़ ने मुझे इंस्पायर करा फर्स्ट टाइम 2012 में मुझे। तो आपने जो बताया उस हिसाब से जस्टिस और सोशल जस्टिस दोनों ही आपकी मोटिवेशन का रीजन? हाँ जी मैम, मेरे लिए जस्टिस और सोशल चेंजेस दोनों ही थे। बिकॉज जस्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी इंसान सही है, उसको लगता है कि मेरे को इस केस में फॉल्सली ड्रैग किया गया है, जो बनता ही नहीं था, कोई केस भी नहीं बनता था, तो उसके लिए जस्टिस डिनाई है। अगर वो जस्टिस 10 साल बाद भी मिले, वो एक्विट हो जाए, तब भी उसके लिए एक तरीके से उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी रेपुटेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके प्रोफेशन पे, करियर पे, फैमिली पे, सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। और जस्टिस चाहे जैसा भी हो, सोशल चेंजेस उसके साथ बहुत ज़रूरी है कि लॉ में रिफॉर्म्स आए, टाइम टू टाइम रिफॉर्म आए, ताकि मैन वीमेन दोनों के लिए इक्वल राइट्स हों, इक्वल सारी चीज़ें हों। यही नहीं कि हमारा लॉ सिर्फ मेंस को प्रोटेक्ट करे या सिर्फ वुमेन को प्रोटेक्ट करे। वो ऐसा होना चाहिए कि दोनों को लगे कि हाँ, लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया वो हम दोनों के लिए इक्वल है। इसलिए मेरे लिए जस्टिस भी
और मेरे लिए सोशल चेंज दोनों बहुत जरूरी था। यही मेरा करियर की इंस्पिरेशन था कि मैंने इस करियर को चूज़ करा और मैं आगे बढ़ा उसके लिए। हिमांशु, जैसे आपने बताया कि 19 में आप ग्रेजुएट हुए थे, उसके बाद आपने प्रैक्टिस शुरू करी, जी। तो मुझे लगता है आपसे बेहतर हमारे स्टूडेंट्स को ये कोई नहीं बता सकता कि उनको अपनी लॉ की जर्नी कहाँ से शुरू करनी चाहिए, जी। कौन सी एक्सपर्टीज उन्हें चूज करनी चाहिए, या फिर कौन से एग्जाम्स अवेलेबल हैं इंडिया में। हाँ जी। तो प्लीज़ इसके बारे में बताएं। देखिए, एक लीगल अगर कोई पाथ पे चल रहा है, कोई भी बंदा है, कोई भी स्टूडेंट है, तो उसकी जो जर्नी स्टार्ट होती है वो एनरोल्ड होने से पहले भी, बिकॉज वो अपना माइंड मेकअप करेगा 11th या 12th स्टैंडर्ड में। तो जब वो स्कूल में होगा तभी उसकी लीगल जर्नी माइंड में होनी चाहिए कि मेरे को किस फील्ड में जाना है, कि मेरे को एक लीगल फील्ड में जाना है, मुझे एक सीए बनना है प्रोफेशन, या डॉक्टर बाय प्रोफेशन जाना है, लॉ बाय प्रोफेशन जाना है। तो जर्नी स्टूडेंट की स्टार्ट होती है स्कूल टाइम से कि उसको आगे करियर किस फील्ड में स्टार्ट करना है। तो मेरी भी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो स्कूल टाइम से ही स्टार्ट हुई थी, जब आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड। तो जर्नी स्टार्ट होती है तो उसको सारा बैकग्राउंड सोचना पड़ता है, सब कुछ एनालाइज करके कि मैं फाइनेंशियली साउंड हूँ, मेरे को पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। बिकॉज जो हमारे लीगल फील्ड में आज के टाइम भी जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले वो इंटर्नशिप करते हैं। लॉ जब वो परस्यू कर रहे होते हैं तब वो अब इंटर्नशिप करनी होती है, जो मंथ बाय मंथ चलती है, 3 मंथ्स में एक बार, 6 मंथ में एक बार। तो वो इंटर्नशिप करनी होती है, उसमें हम पे अप नहीं मिलता, मोस्टली ना के बराबर मिलता है कि आपको मंथली 2000 3000 मिल गया। कुछ लॉयर्स वो भी नहीं आपको पे करते, बट वो आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती हैं। आपको कॉलेज में भी हो गया, आपको मूड कोर्स करने पड़ेंगे। उस मूड कोर्स के लिए आप कोर्स भी जाके रियल लाइफ देखेंगे। मूड कोर्स डिफरेंट है, वो आपको एक कॉलेज में आपका एक मूड कोर्ट रूम होगा, वहाँ पे दिखाया जाएगा वहाँ पे कि कैसे प्रैक्टिस होती है, क्या होती है। और रियल में जो प्रैक्टिस होती है, ट्रायल होता है, कोर्ट में अलग प्रोसीजर होता है, वहाँ रियल जज है, रियल एडवोकेट्स हैं, सब कुछ रियल है। तो जर्नी किसी भी स्टूडेंट की स्टार्ट होगी वो स्कूल के टाइम से ही स्टार्ट हो जाएगी कि मेरे को इस फील्ड में उतरना है या नहीं उतरना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अबाउट एक्सपर्टीज एंड एग्जाम, इसके बारे में कोई राय? एक्सपर्टीज़, जनरली आपकी एक्सपर्टीज़ स्टार्ट होएगी जब आप एक लॉ करियर में आएंगे, बट वो आप मोस्टली स्टार्ट करते हैं, आपके माइंड में होती है कि अगर आप जब लॉ परस्यू कर रहे हो उसके बाद माइंड में आ सकते हैं। बिकॉज जब आप लॉ परस्यू कर रहे हो तो आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। जब आप उन सब्जेक्ट्स में एंटर करोगे तब आपके माइंड में होगा, बिकॉज आप माइंड में लेके चलो कि मैं एक फैमिली लॉयर बनूंगा या एक सिविल लॉयर, क्रिमिनल लॉयर। बट आप उस जर्नी में जाते हो, जब आप लॉ पढ़ते हो, जब आप रियल कोर्ट्स में भी जाते हो इंटर्नशिप में, तब आपको उसमें काफ़ी सारा चेंजेस देखना पड़ेगा। आपको लगेगा कि नहीं, मैं जो सोचता था, जैसे मैं सोचता था कि एक कोर्ट है, कोर्ट में जाओ, एक कोर्ट है, यहाँ पे केस हुआ, ऐसे ऐसे ट्रायल हुआ, मैं तो क्रिमिनल केसेस में गया तो अलग है। बट वहाँ रियल में बहुत सारी कोर्ट्स होती हैं, एक कोर्ट के अंदर 100-200 कोर्ट्स होती हैं, तो हर जगह अलग ट्रायल है। तो आपको जर्नी में बहुत कुछ डिफरेंट दिखेगा। आपको पुलिस वालों से डील करना पड़ेगा, आप क्रिमिनल में हो, आपको जेल विजिट्स करना पड़ेगा, तो मीटिंग्स में जाना पड़ेगा। सिविल में अलग है, आपको वहाँ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशंस वो सारी देखना पड़ेगा, एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे। जब आप इंटर्नशिप में तब भी आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तो वो चेंज आपके में आएगा। तो आप एक माइंड मेकअप कर सकते हो कि मेरे को इस फील्ड में जाना है, बट आप वो चूज़ नहीं कर पाओगे उस समय। वो आप जब आप प्रैक्टिस में पूरी आपकी जब तक लॉ कंप्लीट नहीं हो जाती, आप एक माइंड मेकअप बहुत कम है जो कर पाएँ कि मैं इस फील्ड में। मैं जब था तो मेरा माइंड था कि मैं एक क्रिमिनल लॉयर बनूँ, बट जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और जब मैं लॉ परस्यू कर लिया तो मैंने उसमें क्रिमिनल में स्टार्ट किया था। बट देन आफ्टर मैंने अपना करियर सिविल की तरफ ज़्यादा रखा, सिविल एंड मैट्रिमोनियल में, बिकॉज उसमें चीज़ें सीखने के लिए बहुत ज़्यादा है, क्रिमिनल से भी ज़्यादा है। उसमें बहुत एप्लीकेशन ड्राफ्ट होती है, स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती है, रिप्लाईज होते हैं, और डे बाय डे क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत। पर क्रिमिनल में इतना मोस्टली नहीं होता, क्योंकि वो एक जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो एक स्टेट की तरफ से होते हैं। हम केस को कहते हैं स्टेट, मतलब स्टेट की तौहीन की गई है कुछ है, तो वो एक तरीके से पुलिस ऑफिसर अपनी एफआईआर लिखता है, वही चार्जशीट होगी, वही चार्जशीट फाइल करेगा। तो आपको उसमें ड्राफ्ट करने को कुछ नहीं मिलेगा, आप सिर्फ बेल पे जाएंगे या उसके आगे ट्रायल पे जाएंगे। बट सिविल में आपको नहीं है, सिविल में आपको शुरू से ही क्लाइंट से मीटिंग से लेकर डॉक्यूमेंटेशन वर्क से लेकर आपको सूट फाइल करने से लेकर आगे तक की जो जर्नी है, जितनी भी क्रॉस एग्जामिनेशन एविडेंसेस हैं, जितनी भी रिटर्न स्टेटमेंट, रिप्लाईज, एप्लीकेशंस, तो ये सारी बीच में अमेंडमेंट्स की एप्लीकेशंस, ये सारी आपको सिविल में ज़्यादा लगानी पड़ेंगी, ज़्यादा करनी पड़ेंगी। और जो केसेस आज के टाइम में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स बहुत हैं, वेराइटीज़ ऑफ है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है, विल के, पार्टीशन, इंजंक्शन, लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी का प्रॉपर्टी से निकाल दिया उसको, तो वो सब में सिविल का ज़्यादा है। क्रिमिनल का भी मैं ये नहीं कहूँगा क्रिमिनल का भी नहीं है, पर दोनों अपने अपने एस्पेक्ट है, तो वो आपका एस्पेक्ट शुरू में आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। से आपने
बहुत सारे एक्सपर्टीज के बारे में बताया, ये बताया कि शुरू से रेडी नहीं हुआ जा सकता। जी। तो क्या हमारे इंडियन लॉ स्कूल्स जो हैं वो यंगर स्टूडेंट्स को रियल पॉलिटिक्स या फिर मैं बोलूँ कि रियल प्रेशर्स के लिए रेडी कर रहे हैं? देखिए, जैसे नेशनल लॉ स्कूल्स हैं, काफ़ी सारे नेशनल लॉ स्कूल है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, दिल्ली है, जितने भी गवर्नमेंट नेशनल लॉ स्कूल है, जब आप एग्ज़ाम क्लैट का क्लियर करते जाते हैं तो वहाँ पे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में मूट कोर्ट्स होती हैं। तो जब मूट कोर्ट्स होती हैं वहाँ पे रियल वर्ल्ड के लिए जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए सिखाया जाता है, प्रेशर कैसे हैंडल आप कोर्ट्स में करेंगे वो सिखाया जाता है, क्योंकि आप इंटर्नशिप भी उसके साथ साथ आप करेंगे कॉलेज में, तो वो सब के लिए आपको सिखाया जाता है। पर ऐसा कोई पॉलिटिक्स वाला वो नहीं रहता क्राइटेरिया कि पॉलिटिक्स के लिए सिखाता है, ऐसा नहीं है। बट आपको रियल वर्ल्ड में आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ के लिए आपको मोटिवेट किया जाएगा, सिखाया जाएगा, ताकि आप वहाँ जाके हेजिटेट ना हो कि आप किसी चीज़ के लिए जज के आगे प्रेजेंट नहीं हो पा रहे, क्योंकि आप अपना जर्नी स्टार्ट कर चुके हो। जब आप एक लॉ स्कूल में आ चुके हो तो आपने अपनी जर्नी वहीं से बिगिन कर दी है। तो ये ज़रूरी है कि आपको पॉलिटिक्स और वो ना सोच के रियल वर्ल्ड के लिए आपको तैयार किया जाता है अच्छे लॉ स्कूल्स में। और अगर कुछ अच्छे लॉ स्कूल्स नहीं भी है, कोई थोड़ा जहाँ रूरल एरियाज़ में अगर कोई लॉ स्कूल्स, वहाँ भी मूट कोर्ट्स होती हैं, ऐसा नहीं है, थोड़े कम लेवल पे होती हैं, बट आपको वहाँ भी सिखाया जाएगा। जो बाहर से एग्जामिनर आते हैं वो आपको उसके लिए टीच करेंगे, चीज़ें बताएंगे कैसे स्कूल्स में होता है या कैसे कोर्ट्स में वर्क होता है, डे बाय डे आपको उसके लिए तैयार किया। तो अगर मैं हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात करूं या फिर लीगल एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, तो कितना पार्ट थियोरेटिकल है और कितना पार्ट प्रैक्टिकल तक सीमित है? देखिए, जो प्रैक्टिकल है वो 10 to 15% है। अगर हम लॉ स्कूल्स में जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, एक स्टूडेंट है, कोई भी लॉ स्कूल में है, कहीं भी है, यूनिवर्सिटीज़ में है, तो वो 10 to 15% प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लेता है, क्योंकि कुछ तो वो मूट कोर्स अटेंड करता है ड्यूरिंग द कॉलेज जब परस्यू कर रहा है, एंड वो जो इंटर्नशिप्स करता है, तो 15% हम कह सकते हैं। बाकी जो एस्पेक्ट्स है वो आपका 80 to 85% आपका थ्योरेटिकल पे है, क्योंकि जितने भी लॉज हैं, आपके एक्ट्स हैं, चाहे वो इंडियन पिनल कोड है जो भारतीय न्याय संहिता है, या इंडियन एविडेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सीबीसी सिविल प्रोसीजर कोड्स, फैमिली लॉ, तो उन एक्ट्स के अंदर क्या लिखा गया है, क्या डेफिनेशंस है। जैसे इंडियन पिनल कोड है वो एक सब्सटेंशियल लॉ है। सब्सटेंशियल लॉ मतलब जो आपको बताता है कि ये आपका इस एक्ट के अंदर डेफिनेशंस लिखी है, और जो डेफिनेशन क्लॉज के साथ पनिशमेंट बताती है कि अगर रॉबरी करी है तो ये रॉबरी की ये डेफिनेशन आती है कि इतने पर्सन रॉबरी के अंदर आएंगे, ये इसकी पनिशमेंट है। और उस चीज़ का जो सब्सटेंशियल लॉ उसका प्रोसीजर बताया गया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। तो क्रिमिनल प्रोसीजर वो हमें प्रोसीजर बताता है कि किस प्रोसीजर में इस अगर ये करा आपने एक्ट, ये पनिशमेंट इसके लिए है, तो इस प्रोसीजर से कोर्ट में चलेगी, ट्रायल ऐसे ऐसे चलेगा, सेशन ट्रायल में चलेगा, वारंट ट्रायल में चलेगा, कौन से ट्रायल, समरी ट्रायल में, तो वो ट्रायल बताता है हमें। तो ये सारे लॉ में पता होना चाहिए। हम कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमें अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए, हमें अपनी फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। अगर कोई किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, किसी को जेल हो गई है, कुछ है, तो वो अपनी रिट्स फाइल करेगा, तो कोर्ट में जाएगा, वो रिट फाइल करेगा, उसे हाई कोर्ट में फाइल करनी है, सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी है, वो किस हैबियस कॉर्पस है, 5 तरीके की रिट्स है, तो वो रिट्स के हिसाब से फाइल करेगा कि मेरे को अगर अनलॉफुली किसी को डिटेन कर लिए। क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें तो बाद में, पहले हमें थ्योरेटिकल पता होना चाहिए कि इस चीज़ का हम यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ पे यूज़ करना है, क्या ड्राफ्टिंग होगी, वो सब तभी ड्राफ्ट हो पाएगा जब आपको उस चीज़ की नॉलेज है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल दोनों पैरेलल चलती है, बट आपको पहले नॉलेज चाहिए होगी, आपको थ्योरेटिकल, देन आपको चाहिए होगी उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिकल, तो दोनों ही एक साथ बहुत ज़रूरी है। बट जो लॉ स्कूल्स हैं वो हमें मोस्टली सिखाए जाते हैं, पहले थ्योरेटिकल के लिए रेडी करते हैं, और मूट कोर्स जो सब है वो सारे हमें प्रैक्टिकल साथ साथ लेके चलते हैं, बट वहाँ पे कम होते हैं। आप जो इतना सब कुछ बता रहे हैं, तो मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये सब याद रखना भी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम सेक्शंस की बात कर रहे हैं, हम एक्ट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हर टाइम एक्ट चेंज हो रहे हैं जी। तो ये सब याद कैसे कर पा रहे हैं? मैम देखिए, एक लॉयर है, कोई भी है, क्योंकि ये सब जर्नी तो जब पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, उस समय कम याद होता है। जर्नी मेन स्टार्ट होती है जब आप प्रैक्टिकल उसमें आएंगे, जब आप एडवोकेट बन गए, आप प्रैक्टिस में आ रहे हैं, तो जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो इन चीज़ों को याद आप धीरे धीरे हो जाता है। जैसे जैसे आपको केसेस मिलते हैं, आपको क्रिमिनल केसेस मिल रहे हैं, कोई मर्डर का केस है, डकॉइटी का है, रॉबरी का है, थेफ्ट का है, तो जब आपको केसेस आ रहे, कुछ तो देखो आपको 50 to 60% आपको याद रहेगा जब आप लॉ स्कूल में है, या कोई बच्चा है वो जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है कि मेरे को जज बनना है, तो उन चीज़ों को याद करेगा, क्योंकि जितना वो उन चीज़ों को पढ़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको, रिफॉर्म होना पड़ेगा आपको, तभी वो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपकी नॉलेज होगी तभी आपकी प्रैक्टिस एनहेंस होगी, वरना आपकी प्रैक्टिस पे भी वो इम्पैक्ट करेगा। आपको नॉलेज होगी तभी आप, कोई आपके पास क्लाइंट आया है,
आप उसको कंसल्ट तभी कर पाओगे जब आपको खुद प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज होएगी। आप उसको गाइड तभी कर पाएंगे जब आपको खुद उसकी थ्योरी नॉलेज हो कि इसका क्या आउटकम हो सकता है। तो डे बाय डे हो जाता है। और अगर जैसे कोई भी नया लॉ रिफॉर्म हुआ, जैसे 2023 में न्यू लॉज आए, जो हमारे क्रिमिनल लॉ थे वो पूरी तरीके से चेंज हुए, उनमें सेक्शंस चेंज हुए, डेफिनेशन चेंज हुई। जो पहले इंडियन पिनल कोड था वो इंडिया आईपीसी चेंज हो गया, वो भारतीय न्याय संहिता हो गया। और जैसे इंडियन एविडेंस था तो वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया। तो सीआरपीसी भी चेंज हो गया। तो ये जब सब चेंज हुए तो इनको भी हमें सेक्शंस डे बाय डे जब हम प्रैक्टिस में होते हैं तो वो अपने आप आपको नॉलेज हो जाती है उन चीज़ों की। और आप पढ़ने लगते हैं डे बाय डे प्रैक्टिस में तो आपको याद हो जाता है। इनिशियल स्टेज में नहीं होता, लॉ स्टूडेंट को उतना याद नहीं रहती इतनी चीज़ें। जब आप प्रैक्टिस में आते हो तब आपको डे बाय डे आपका माइंड भी उस हिसाब से ब्रॉड होता है। आप फाइल्स पढ़ते हैं तो वो आपकी क्लिक करती हैं, आप जजमेंट्स पढ़ेंगे डेली तो वो सब चीज़ें याद हो जाती हैं। ये सब बात तो हमने करी कि ज्वाइन कैसे करना चाहिए लॉ या फिर एक्सपर्टीज चूज करने में कैसे मदद कर सकते हैं। पर अब हम बात करते हैं थोड़े पैसे की और मोटिवेशन की। ठीक है जी। सबको ये पता है कि जो मिनिमम वेज है एक लॉयर या फिर मैं बोलूँ एक यंग लॉयर की, और मैं एक बात कर रही हूँ मेट्रोपॉलिटन सिटी की, वहाँ पे मिनिमम वेज बहुत कम है जी। और अगर मैं मिनिमम वेज की बात कर रही हूँ तो कई फ्रेशर्स को तो 5,000 से लेकर सिर्फ 15,000 तक ही मिलता है। तो ऐसे केस में क्या ये कहा जा सकता है कि वो लॉयर या फिर मैं वो यंग प्रोफेशंस इस करियर से बाहर निकलते जा रहे हैं? देखिए कुछ हद तक तो ये कहना सही भी है कि काफ़ी सारे यंग लॉयर्स इस प्रोफेशन से बाहर होते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इतना पे आउट नहीं है इस प्रोफेशन के अंदर। बट वो एक स्टार्टिंग करियर है, क्योंकि आप जब इंटर्नशिप के बाद आपकी लॉ कंप्लीट हुई, आप लॉ ग्रेजुएट हुए, देन आप एनरोल्ड हुए बार काउंसिल में, किसी भी स्टेट बार काउंसिल में आप एनरोल्ड हुए, तो आपको एज अ फ्रेशर रखा जाएगा वहाँ आपको। क्योंकि एज अ फ्रेशर आपको इतना कुछ आता नहीं होता, बहुत कम है कि आप इंटर्नशिप में बहुत चीज़ें सीख के आए। तो जब आप फ्रेशर हैं तो एक सीनियर्स है वो आपको कोर्ट टू कोर्ट रूम लेके जाएगा, वो आपको अपनी नॉलेज दे रहा है क्योंकि उनके बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है। वो अपनी बहुत सालों का एक्सपीरियंस, कोर्ट का एक्सपीरियंस, ड्राफ्टिंग भी आर्ट है, वो ड्राफ्टिंग आपको सिखाएगा, आपको क्रॉस एग्जामिनेशंस कोर्ट में सिखाएगा, एविडेंसेस कैसे करनी है। जब वो अपनी नॉलेज आपको दे रहा है, सब कुछ सिखा रहा है, तो वो आपको उतना पे नहीं करता। वो सोचता है कि मैंने आपको नॉलेज देने के लिए कोई आपसे चार्ज नहीं किया है तो मैं आपको पे ही कर रहा हूँ जो है। तो शुरू में इनिशियल मान के चले तो 3 to 4 years एक यंग लॉयर को टाइम लगता है। उसको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि मेरे एक्सपेंसेस कैसे बियर होंगे। क्योंकि बहुत सारे लॉयर्स हैं जो दिल्ली में आज काम कर रहे हैं, वो बाहर से हैं, दिल्ली से नहीं है, दे आर आउट ऑफ दिल्ली। मतलब वो दिल्ली में या काम कर रहे हैं तो उनके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, हाउस एक्सपेंसेस है, रेंट पे रह रहे हैं, डेली ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है, तो बहुत सारे हैं। तो मेरी भी जर्नी ऐसे ही थी। मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ स्टार्टिंग से, और मैं ग्रेटर नोएडा रहता था जब मैंने स्टार्ट करी। तो मेरे लिए भी डेली जर्नी होती थी ग्रेटर नोएडा टू दिल्ली आना, डेली। इंटर्नशिप में रेगुलर आता था उसके बाद भी। तो शुरू में मुझे भी पे नहीं मिलता था, तो बट ये था कि अपने आप को इतना सेल्फ मोटिवेटेड रखना पड़ेगा अगर आप उस जर्नी में एंटर कर गए हो। बहुत सारे नहीं कर पाते कि वो गिव अप कर देते कि हमें फाइनेंशियली साउंड नहीं है या हमारे को पेरेंट्स की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो आपको उस चीज़ को लेके चलना पड़ेगा कि भाई मेरे को फैमिली से इतना सपोर्ट मिले कि मैं इस चीज़ को कर लूँ। वैसे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अभी भी गाइडलाइंस निकाली हैं कि एक मिनिमम वेज होना चाहिए क्राइटेरिया को, एक यंग जनरेशन लॉयर को या इंटर्न्स को भी एक मिनिमम वेज इतना एक एडवोकेट्स को देना चाहिए। क्योंकि एडवोकेट्स काफ़ी चार्ज करते हैं, जो अच्छी लॉ फर्म्स है वो अच्छा चार्ज करते हैं, तो वो भी शुरू में इतना नहीं देते हैं। कुछ लॉ फर्म्स है वो अच्छा पे करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी लॉ फर्म्स, कुछ लॉ फर्म्स है वो अच्छा अर्न करती हैं, बट वो तब भी लॉयर्स को, यंग जनरेशन लॉयर को या फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हो गए या यंग जनरेशन जो एकदम इनिशियल स्टार्ट करी है अपनी प्रैक्टिस, तो उनका उतना पे नहीं कर पाते, जिसके कारण डीमोटिवेट हो जाते हैं कुछ कि वो शुरू में ही 2-3 साल में गिव अप कर देते हैं अपना, और वो कोई अपना स्टार्टअप, कोई और बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं कि हमें लॉ में नहीं रहना, कि यहाँ पे नहीं है। पर ऐसा नहीं है। 3 to 4 years बाद धीरे धीरे वो चीज़ें अच्छी होती हैं। आप एक फर्म से दूसरी फर्म में जाते हो, आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपको पे आउट भी होता है। तो हिमांशु, 2024 के एक लिंक्डइन पूल किया गया था जिसमें ये बताया गया कि 75% जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं वो अपने साल के पहले 3 सालों में ही प्रोफेशनल बर्नआउट फील करते हैं। पर अगर मैं आपकी बात करूं या फिर
अपकमिंग यंग लॉयर्स की बात करूं तो वो कैसे बैलेंस करे इस प्रेशर को, इस बर्नआउट को, क्योंकि क्लाइंट की डेडलाइंस भी होती है, तो कैसे मैनेज करना चाहिए इन सब चीज़ों को? देखिए, ये बात आपकी सही है कि शुरू के इनिशियल 3 इयर्स में बर्नआउट होते हैं लॉयर्स। मैं भी हूँ एज ए यंग जनरेशन लॉयर, तो मैंने भी शुरू में 3 इयर्स में मेरे को भी काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा है, काफ़ी कुछ अपने, क्योंकि आप जब या तो किसी सीनियर के साथ हो आप एंगेज, शुरू में आपको 2 to 3 इयर्स सीनियर के साथ एंगेज रहना पड़ेगा, जिससे आप चीज़ें सीख पाओगे। हर चीज़, पूरा कोड का ट्रायल आपको सीखने के लिए, ड्राफ्टिंग स्किल सीखने के लिए, आपको एक अच्छा इंडिपेंडेंट लॉयर बनने के लिए आपको बर्नआउट होना पड़ेगा। वो आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि वो लॉ ऐसी जर्नी है जिसमें आप डे बाय डे रोज कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि हर इंसान के अलग अलग डिस्प्यूट्स हैं। कोई भी क्लाइंट है, उसके अपने डिस्प्यूट हैं, अलग स्टोरीज हैं, तो आपको हर क्लाइंट के हिसाब से अलग अलग सोचना पड़ेगा। कोई रिच भी है, कोई पुअर भी है, कोई मिडिल का है, क्लास का है, तो हर एक के अपने केसेस हैं। किसी का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, किसी के सिविल डिस्प्यूट्स हैं, किसी के क्रिमिनल। लॉयर से नहीं कह सकता कि मेरे को ये नहीं आता। तब जब आप शुरू के 3 इयर्स में होंगे तो आपके सीनियर्स के पास सब केस होंगे। अगर आप किसी लॉ फर्म में है या किसी भी चैम्बर में है किसी के सीनियर्स के साथ, तो वहाँ वैरायटी ऑफ वर्क्स आएगा, आपके सीनियर सबके साथ डील करते हैं, तो आपको वहाँ सारे काम को देखना पड़ेगा। वहाँ पे आपको रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी, आपको जजमेंट्स रिसर्च करनी पड़ेंगी, आपको केस रिसर्च करेंगे, उनकी पूरे कंपाइलेशन बनाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको सब चीज़ आनी चाहिए। आप इंग्लिश में गुड कम्युनिकेशन होने चाहिए, आप ड्राफ्टिंग में होने चाहिए, कोर्ट में प्रेजेंस आनी चाहिए, आपको कैसे प्रेजेंट होते हैं, आपको अपीयरेंस आनी चाहिए। तो सब चीज़ पे आप पे बर्डन होता है, क्लाइंट का भी बर्डन होता है, बिकॉज क्लाइंट भी आप, क्योंकि सीनियर डेली कोर्ट में, हर सीनियर डेली कोर्ट्स में नहीं जा पाते, कुछ में जूनियर से जाते हैं, क्योंकि एक दिन में एक सीनियर के 6-7 केस हैं, तो वो 1 या 2 कोर्ट रीच आउट कर पाएंगे। तो एक यंग जनरेशन लॉयर को जब वो स्टार्टिंग में, तो उसे कोर्ट भी भेजा जाएगा, पीयर होएगा, जिससे वो लर्न करेगा सब चीज़। तो वहाँ क्लाइंट के साथ आपको डील करना पड़ेगा, बिकॉज क्लाइंट कोर्ट आएगा और सीनियर नहीं आया, तो आप एज ए यंग जनरेशन, आप शुरू के इनिशियल फर्स्ट मंथ है, सेकेंड मंथ, तो वहाँ आपको क्लाइंट को डील करना, वहाँ आपको जज को कैसे डील करना है, वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। शुरू में आप परेशान भी होंगे बहुत ज़्यादा कि मुझे अगर कुछ गलत हो गया तो मेरे को क्लाइंट ना सुना दे, तो मेंटल प्रेशर भी होगा, अंदर से नर्वसनेस भी होगी आपके अंदर, या जज ने आपको डांट दिया, किसी चीज़ पे कुछ गलत हो गया, आपको लॉ के बारे में नहीं पता, उस कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं, फाइल नहीं पढ़ी, फाइल कैरी नहीं करी आपने। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक यंग जनरेशन लॉयर को अपने माइंड में सोच के चलनी पड़ती है। ये तो आपने बताया कि क्या मेंटली रेडी होना चाहिए उसके लिए, पर सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन ये है कि आपको उस जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको अपना एक डेली मॉर्निंग टू नाइट, जब भी आप कोर्ट्स में या कोर्ट से आने के बाद आपको सीनियर ने काम दिया है कि आपको कल इस कोर्ट में जाना है, आपको इस कोर्ट में अपीयर होना है, क्लाइंट आपको वहाँ मिलेगा, सीनियर आपको फाइल दे देगा, क्लाइंट का नंबर दे देगा, कोर्ट बता देगा कि ये इस केस में आपको जाना है, तो आप उस चीज़ के लिए डील करेंगे। आप पहले से ही उसके लिए पेपर वर्क करके रखेंगे सारा, जिससे कि आपको पता होना चाहिए कि इस कोर्ट में ये केस लगा हुआ है, इस स्टेज पे लगा हुआ है, ताकि जज आपसे जब वो पूछे आपको उस चीज़ की नॉलेज हो, और आपको अपने सीनियर से भी उस चीज़ का पूरा डिस्कशन करेंगे, उससे मीटिंग करेंगे कि ये केस है, इसमें कल हियरिंग है, तो इसमें मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है। और वो क्लाइंट से भी आपको पहले से ही बात करके रखनी पड़ेगी कि कल हमारा स्टेज पे केस है और हम इस चीज़ को ऐसे डील करेंगे, कल ये होगा इस केस में। मतलब एक होमवर्क करना। हाँ, एक होमवर्क आपका पहले से ही प्री होमवर्क होना चाहिए, कि ये नहीं कि आप कोर्ट में चले गए तो डंप हो, आपको वहाँ कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, आप बिना फाइल्स के चले गए, बिना अपने होमवर्क के चले गए, तो वहाँ आपको जज भी डांटेगा, आपका क्लाइंट भी आपको डांटेगा, तो वहाँ आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तब आपके सीनियर्स की भी डांट लगेगी। तो उस चीज़ के लिए होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है कि यंग जनरेशन लॉयर। कि हम यहाँ लॉ की बात कर रहे हैं और लॉ का फाउंडेशन हमेशा एथिक्स से रिलेटेड होता है, पर हम बोलते हैं कि लॉयर्स मनी माइंडेड होते हैं जी। तो क्या ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं है, लॉयर्स मनी माइंडेड नहीं होते। देखिए, लॉयर्स का प्रोफेशन ऐसा है, कोई भी प्रोफेशन हो, लॉयर्स का भी, अगर आप किसी प्रोफेशन में आप वहाँ वर्क कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि देखो आप काम भी करेंगे, उसके साथ मनी को भी लेके चलेंगे। विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट के आप अपना घर नहीं चला पाएंगे। आपको अगर फैमिली रन करनी है, अपना कुछ भी करना है, तो आपको पैसे भी चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आप किस कोर्ट में, किस केसेस में आपको कितना एक्सपीरियंस है। एक यंग जनरेशन लॉयर होगा तो वो एक कम चार्ज करेगा फीस को, पर ईयरिंग 3,000 4,000। एक हाई कोर्ट का एडवोकेट होगा जिसकी प्रैक्टिस ज़्यादा है, 10 साल 15 साल, तो वो उससे ज़्यादा चार्ज करेगा, 10 to 15। सुप्रीम कोर्ट होगा वो और लैक्स में भी करेगा। तो केस टू केस भी डिपेंड करता है, क्लाइंट टू क्लाइंट भी डिपेंड करता है,
और कोर्ट टू कोर्ट भी डिपेंड करती है कि आपका कहाँ पे केस, किस चीज़ का केस, कितने मनी का है, क्या चीज़ है, तो वो सब भी डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं है कि सभी एडवोकेट्स मनी माइंडेड होते हैं, कुछ होते हैं मनी माइंडेड कि सिर्फ हाँ इस क्लाइंट से पैसे ले लिए, कुछ ले लिए, वो कॉल्स नहीं उठाते या कुछ नहीं करते, आगे वर्क नहीं करा, पैसे लेके छोड़ दिया। क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्लाइंट्स आते हैं, लॉयर से डील करा, केसेस दिए, पैसे दिए, फिर वो गायब हो गए, फिर वो दूसरे लॉयर के पास जाते हैं। तो वो फेस करना पड़ता है क्लाइंट्स को, तभी वो अपने लॉयर्स चेंज करते हैं। या तो बेटर वर्क नहीं किया उन्होंने कोर्ट में, जो चाहते थे, एक्सपेक्टेशंस थी, और पैसे ले लिए, काम नहीं किया, तो होता है। बट ऐसे मनी माइंडेड से क्लाइंट के साथ नहीं चलता कोई एडवोकेट, बहुत कम है कि ऐसे हो। क्योंकि हमारा बार में भी रिपोर्ट्स जा सकती है, कंप्लेंट जा सकती है, बार को भी, बार काउंसिल जो है स्टेट बार काउंसिल, वहाँ हमारी कंप्लेंट्स जा सकती हैं। क्लाइंट कर सकता है कि आपने ये गलत किया, हमारे साथ हुआ है, कुछ भी मिसकंडक्ट हुआ है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बहुत बड़ा अपराध है हमारे लिए। तो ऐसे मनी माइंडेड नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ मनी माइंडेड है। तो उनको थोड़ा एक्सटेंड करती हूँ, क्योंकि हम जब एथिक्स की बात कर रहे हैं तो हम लॉ को स्लो रिफॉर्म्स के कारण भी क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ जी, देखिए ये आपकी बात गलत नहीं है कि स्लो रिफॉर्म्स के लिए क्रिटिसाइज़ नहीं करते। अब जो लॉ प्रोफेशंस के नहीं हैं, जो नहीं जानते, जो प्रैक्टिस में नहीं है, एज अ प्रूडेंट मैन है, अब कोई भी कॉमन मैन है, वो क्रिटिसाइज़ करेगा कि जस्टिस डिले होता है 10-10 साल, 20 साल, 30 साल तक, हमें जस्टिस नहीं मिला। तो इसलिए बहुत सारे लोग इसी चक्कर में कोर्ट्स में आते ही नहीं है। वो किसी भी लॉयर्स को नहीं करते कि हम उसे अप्रोच करें, कोर्ट जाए, वो आउटसाइड द कोर्ट ही सेटलमेंट चाहते हैं। तो ऐसा नहीं, स्पीडी ट्रायल्स भी हैं कोर्ट में, उसके लिए भी हैं कि ADR है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आप आर्बिट्रेशंस में जा सकते हैं, आप मीडिएशन कॉन्सिलेशंस में जा सकते हैं। कोर्ट रूम में मीडिएशन सेंटर्स हैं जहाँ आपको 3 से 4 हफ्ते में भी आपको केस को ख़त्म करना होता है। तो वो सब भी है कि आप, और अभी एक कैंपेन यूपी में भी है कैंपेन कि सबसे पहले कोई भी अगर केस फाइल किया गया वो सबसे पहले मीडिएशन में भेजा जाएगा। कि सबसे पहले कोई भी केस है मीडिएशन में जाए, वहाँ जाके मीडिएशन में जाके एक मीडिएटर होता है, वो आपके साथ रहेगा, मीडिएटर, और दोनों पार्टीज होंगी, फर्स्ट पार्टी, अपोजिट पार्टी, कोई सिविल केस में है तो प्लेंटिव देन डिफेंडेंट। तो मीडिएटर के साथ वहाँ आप अपनी प्रॉब्लम बताइए कि किस प्रॉब्लम के लिए है, आपका क्या डिस्प्यूट है, तो वहाँ जाके आपका सेटलमेंट कराया जाता है, ताकि आपको कोर्ट ट्रायल कोर्ट के प्रोसीजर से बचना पड़े, ताकि आप लेंदी प्रोसीजर से ना जाए। बिकॉज हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होगी, जजेस तो उतने नहीं हैं, कोर्ट्स भी उतनी नहीं है, और केसेस बहुत सारे हैं। पर 1 लाख केसेस के ऊपर एक जज है। तो अगर इतने केसेस हैं, एक जज 1 लाख केसेस के ऊपर है, तो वो कैसे डील करेगा? और एडवोकेट्स भी उतने नहीं हैं जितने केसेस हैं। तो हर जगह अलग अलग केस हैं, और आज के टाइम पे क्राइम बहुत है, फैमिली डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। साइबर क्राइम भी डे बाय डे बढ़ रहा है। तो जब इतने सारे केसेस हैं तो मीडिएशन करे जाते हैं, ADR का वो है, आप आर्बिट्रेशन कीजिए, वो आउटसाइड द कोर्ट आपको एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दिया जाएगा, तो आप आर्बिट्रेशन में जाके भी अपने केसेस को ख़त्म कर सकते हैं। बाकी ऐसा स्लो रिफॉर्म्स नहीं है आउटसाइड द कंट्रीज़। आप बाकी कंट्रीज़ में देखोगे, इंडिया के बाहर देखेंगे आप, तो वहाँ थोड़े स्पीडी ट्रायल है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है। वहाँ पॉपुलेशन कम है, क्राइम रेट कम है, और डिपेंड करता है कि आपकी लिटरेसी रेट क्या है, आप किस एरिया में रहते हो, किस सिटी में रहते हो, वहाँ आपका लिटरेसी रेट क्या है। इंडिया में लिटरेसी रेट है थोड़ा हाई, बाहर की कंट्रीज़ में वहाँ एजुकेटेड हैं लोग ज़्यादा, तो वो इतना क्राइम्स नहीं है। इंडिया के मामले में वहाँ पे क्राइम्स कम है, तो वहाँ कोर्ट्स भी कम है, और वहाँ क्राइम कम है, कोर्ट्स कम है, पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ ट्रायल भी बहुत जल्दी से होता है, 6 महीने, साल में, उससे भी पहले होता है। बट इंडिया में प्रोसीजर से चलता है, जो हमारे लॉ में लिखा गया है प्रोसीजर की, इस प्रोसीजर से चलेगा, ट्रायल इसी स्टेट से चलेगा, वो ट्रायल उसी स्टेट से चलता है। तो लॉयर्स भी कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द ख़त्म हो, बट ऐसा नहीं है कि मनी माइंडेड है कि लॉ रिफॉर्म्स स्लो चाहते हैं। वो कुछ चीज़ें जजेस के हैंड में भी नहीं है, कुछ चीज़ें लॉयर्स के भी हैंड में नहीं है, वो प्रोसीजर है लॉ का, वो उसी प्रोसीजर से चलते हैं। तो हिमांशु, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस आपने मेंशन किया था 10 साल है, और आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी, आपकी प्रैक्टिस भी आपने करी है, तो अगर मैं आज से 5 साल बाद की बात करूं, और मैं बात कर रही हूँ उनकी जो जस्ट अभी करियर जिन्होंने लॉ में शुरू किया है, या फिर वो स्टूडेंट्स जो करियर प्लान कर रहे हैं, तो उनको एक तो किस करियर में अपना फ्यूचर देखना चाहिए, और क्या 5 साल बाद भी लॉ का करियर हम कह सकते हैं पीक पर होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, जो आगे आने वाले 5 साल है उसमें करियर तो बहुत पीक पे होगा। और अगर आपका क्वेश्चन है कि किस फील्ड में और क्यों पीक पे होगा, रीज़न इसके पीछे ये है कि आज के टाइम पे साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है,
हर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है, आपके हर सभी बैंक अकाउंट सब कुछ आपके लिंक है, आपके फ़ोन में है, OTPs आते हैं, आप डेली व्हाट्सएप चैट्स कर रहे हैं, इंस्टाग्राम्स कर रहे हैं, फेसबुक पे हैं। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं, आप ChatGPT यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग AI का यूज़ कर रहा है, कोई फोटोग्राफी के लिए कर रहा है यूज़। तो जब इतने ज़्यादा AI का यूज़ है तो ये सारी चीज़ें आपको साइबर लॉ की तरफ लेके जाते हैं। और आज के टाइम पे बहुत सारे केसेस हैं जो साइबर क्राइम हो रहे हैं। किसी के बैंक अकाउंट हैक कर लिए गए, बहुत सारे बैंक अकाउंट हैक हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फ़ोन पे मैसेज आया, पता चला कि आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो गया, और डेबिट होके क्रेडिट हुआ, फिर डेबिट हुआ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अकाउंट में कब वो उसका उसमें आपका कोई OTP भी नहीं गया। वो किसी ने साइबर क्राइम करने के लिए आपका बस नंबर डाला, आपके अकाउंट में पैसे डाले, क्रेडिट हुए, फिर क्रेडिट हो गए, विद इन अ सेकेंड में, मिनट्स में डेबिट हो गया। तो जब वो डेबिट हुआ पता चला कि वो चीज़ बाद में, क्योंकि ये रियल प्रैक्टिकल व्यू मैं आपको बता रहा हूँ जो आजकल केसेस चल रहे हैं, तो उसमें होगा कि आपका बैंक अकाउंट क्या हुआ, पता चला कि वो किसी गलत एक्टिविटी में था, कोई भी साइबर फ्रॉड करने वाले उन्होंने उस एक्टिविटी में आपके अकाउंट में दिया। बट पुलिस वो सब बाद में जांच करेगी, वो ये देखेगी कि आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ। अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ तो वो आपके ऊपर केस भी बना देगी कि ये चीज़ आप प्रूफ करो कि आपका इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट था। तो इसलिए साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा आने वाले 5 सालों में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और आज के टाइम पे कोर्ट्स भी आप जाएंगे तो कोर्ट्स में साइबर क्राइम के केसेस बहुत सारे हैं। तो उसके लिए आप अलग अलग आपके हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उन पे आप तो एक्टिव रहिए कि अगर आपके साथ हो जाए तो आप तुरंत पुलिस को उस चीज़ की सूचना दीजिए। आपको अपने पता होना चाहिए कि मेरे इसमें राइट्स क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है एज अ प्रूडेंट मैन, कि मेरे को क्या करना चाहिए। तभी फिर आप उसमें फिर कोर्ट्स जाएंगे। तो आने वाले 5 साल ना लॉ में कम होने वाला है कि आपका लॉयर्स कम होंगे, ना आपका ये कि उसमें प्रैक्टिकल व्यू कम होगा। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें बढ़ेगी। बट आपको अगर एज ए यंग जनरेशन लॉयर है तो कोशिश करनी चाहिए आपको सिविल क्रिमिनल, इससे ज़्यादा आपको साइबर क्राइम की तरफ जाना चाहिए। आप उसमें भी अपने आप को प्रैक्टिस अपना कर सकते हैं कि मेरे को उस फील्ड में जाना है, उसमें आप कोशिश कीजिए कि मैं उसी में इन्वॉल्व रहूँ। शो इन सब में मैं ये तो पूछना भूल ही गई कि एडवोकेट और लॉयर में डिफरेंस क्या होता है। जी देखिए, जो मेन डिफरेंस है एडवोकेट और लॉयर में वो ये है कि आप एक जब अपनी ग्रेजुएट करते हैं, आप एक लॉ ग्रेजुएट है, जैसे आपने अपनी लॉ ग्रेजुएशन की, तो कुछ लोग उसमें एनरोल्ड होंगे, कुछ लोग आपके प्रैक्टिस में नहीं आएंगे। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं आ रहे, सिर्फ आपने ग्रेजुएशन करी, लॉ ग्रेजुएशन की, LLB कर लिया आपने, तो तब आप एक लीगल एडवाइज़र हैं एक तरीके से। आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है। तो उस स्थिति में आप एक लॉयर कहलाएंगे, सिर्फ कि ये एक लॉयर है। कि कुछ बहुत सारे लोग हैं जो अपने टीचिंग प्रोफेशन में, किसी और प्रोफेशन में चले गए, उन्होंने लॉ कर ली, बस कंप्लीट कर ली, डिग्री मिल गई। एक आपके पास डिग्री आने के लॉ का मतलब ये नहीं कि आप एडवोकेट बन गए। आप एडवोकेट तब बनते हैं जब आप बार काउंसिल का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। उसके बाद जब आपकी लॉ कंप्लीट हुई, जैसे एग्ज़ाम होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, तो वो जब AIB का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, वो क्रैक आपको करना पड़ेगा। तो तब आपको प्रैक्टिसिंग लॉयर माना जाएगा। वो एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, फिर आप उसके बाद बार काउंसिल में एनरोल कराएंगे, किसी भी स्टेट बार काउंसिल में आप कराना चाहते हो, क्योंकि ऑल इंडिया बार तो एक ही है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली में ही है, वो एक पूरे इंडिया में सबको सर्टिफिकेट देती है। पर उसके अलावा आप अपने स्टेट बार काउंसिल में कहाँ पे आप एनरोल्ड हो रहे हैं, तो जगह जगह होंगे। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो आपको प्रैक्टिस देगा, एक आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट कहलाए जाएंगे। तो आप एडवोकेट एक्ट के अंदर आ जाएंगे। 1961 जो एडवोकेट एक्ट है वो हमको एज ए प्रैक्टिस करने का लाइसेंस देता है। जब आपको पास लाइसेंस आ जाएगा तब आप एडवोकेट कहलाओगे। एडवोकेट का मतलब आप वकालत कर सकते हो अपने वकील की, वरना उसके अलावा लॉयर हो, आप एक लीगल एडवाइजर हो। लॉयर मतलब एक लीगल एडवाइजर, नॉट मीन अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये मेन डिफरेंस है एक एडवोकेट का एंड एक लॉयर का। अंत में एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगी। अगर मैं आज के इंडिया की बात करूं और मैं आपकी बात करूं, तो आपके लिए आज के इंडिया में जस्टिस का क्या मतलब है? देखिए, मेरे लिए जो है जस्टिस का मतलब आज के टाइम पे है कि आपको बिलीव करना पड़ेगा लॉ पे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, मेन पिलर है, मतलब 3 में कॉन्स्टिट्यूशन भी है हमारा, जुडिशरी हमारा मेन पिलर है, लेजिस्लेटिव जो लॉ मेकर्स हैं वो लेजिस्लेटिव में कहलाए जाते हैं। फिर आप एग्जीक्यूटिव में आते हैं जो पालन करा रहे हैं, मतलब पुलिस वाले, कि आप लॉ का वायोलेशन ना करो। लॉ मेकर्स ने लॉ बना दिया, वो लेजिस्लेटर्स है। फिर आपके बाद एग्जीक्यूटिव आई, उसके बाद आता है जुडिशरी। अगर कुछ भी वायोलेशन हुआ है, जैसे पुलिस ने करा, पुलिस आपका एग्जीक्यूट कराएगी उस चीज़ को। फिर उसके बाद अगर आपने वहाँ भी नहीं माना तो पुलिस आपको सारे जो है FIR कर देगी। जब FIR हो गई, चार्जशीट कोर्ट में आई, तो वो जुडिशरी का काम है उस चीज़ को रिफॉर्म में लाना, कि मतलब उसको पनिश करना।
लास्ट में पनिश भी करा जाएगा। ये नहीं है कि लॉ मेकर से तो लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव के पुलिस का काम है कि एग्जीक्यूट करो, कहीं पे लॉ का वायोलेशन ना हो, कहीं पे दंगा फसाद ना हो, कुछ ना हो, लड़ाई हो रही है, डिस्प्यूट हो रहा है, बट उन चीज़ों को पनिश करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो वो उसके लिए है हमारी जुडिशरी, जो थर्ड पिलर है। तो जुडिशरी मेन एस्पेक्ट है। तो इसलिए जस्टिस को मेरे मायने से ये है कि आपको जस्टिस पे बिलीव करना चाहिए। जस्टिस थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे कंट्री में। जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, कोर्ट्स उतनी नहीं है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो कोर्ट्स बहुत अच्छी है और दिल्ली एनसीआर में तो और भी ज़्यादा अच्छी है, बट हर स्टेट में नहीं है कि लॉ का सिस्टम इतना अच्छा हो या उस हिसाब से कोर्ट रूम्स अच्छे रन कर रहे हो। वहाँ का इन्वायरमेंट उतना अच्छा नहीं है कि हर कोई ज्वाइन करना चाहे। बट जस्टिस है, आपको जस्टिस पे बिलीव करना पड़ेगा, आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करना पड़ेगा कि हमारी जो जुडिशरी है वो हमें न्याय देगी। थैंक यू हिमांशु, इसी नोट पर मैं इस पॉडकास्ट को एंड करना चाहूँ। वेलकम मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैंने अपना कीमती समय दिया और आपने मुझसे इतने सारे सवाल पूछे और मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर पाया कि उन्हें किस करियर में जाना चाहिए लॉ के। अगर वो करियर चूज़ कर रहे हैं लॉ का, तो उनको कैसे अपना करियर चूज़ करना चाहिए, उनकी जर्नी कैसी होगी। तो स्टार्टिंग टू एंडिंग मैंने आपको बताया कि क्या ज़रूरी है उनके लिए। थैंक यू।